हाय दोस्तों, विशाल सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं सिट्टू कुमार आपको आज से ट्वेल्थ का बायोलॉजी वीडियो के थ्रू पढ़ाऊंगा। जो ट्वेल्थ क्लास में लगभग 16 चैप्टर हैं, जो 16 वीडियो में ही ख़त्म हो जाएंगे। और ट्वेल्थ का बायोलॉजी बहुत ही आसान है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत से इसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान है, एकदम बहुत ही ईजी है। आपका जो ट्वेल्थ है उसमें फर्स्ट चैप्टर है जीवों में जनन। तो जनन के बारे में आप लोगों ने पढ़ चुके हैं, टेंथ क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। तो टेंथ क्लास में जनन क्या होता है, प्रजनन क्या होता है, जनन कितने प्रकार के होते हैं, बीजाणु जनन, मुकुलन, द्विखंडन, विखंडन, ये सभी के बारे में आप पढ़े होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप टेंथ अगर अच्छे से पढ़े हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, यूज़फुल लगेगा। लेकिन अगर आप टेंथ थोड़ा अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा केयर करिएगा और अपने आप को सतर्क रख के ध्यान से एक जगह दिमाग रख के थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। पहला जो आपका चैप्टर है उसमें सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है वह पॉइंट है जीवों में जनन। मतलब सॉरी, इस चैप्टर का नाम है, जो फर्स्ट पॉइंट है वो है जीवन अवधि, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? जीवन अवधि। तो जीवन अवधि होता क्या है? तो जीवन अवधि होता क्या है आपको हम डिफिनेशन के थ्रू समझा चुके हैं, लिख चुके हैं कि जीवों के जन्म से लेकर उनकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है, जो जीवन काल होता है, उसी जीवन काल को हम लोग जीवन अवधि कहते हैं, ठीक है। ये था फर्स्ट पॉइंट। आपका जो बुक है उसमें फर्स्ट लेसन का फर्स्ट पॉइंट था जीवन अवधि। जीवन अवधि का ही मतलब होता है कि जीवन का समय, जीने का समय। व्यक्ति जो होता है वह जन्म से लेकर वास्तविक मृत्यु तक, मतलब कब अपने आप मरेगा उसके उतना समय तक जो जीता है, उसी समय को, उसी अवधि को हम लोग जीवन अवधि बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो दूसरा पॉइंट आता है वह आता है जनन, ठीक है। जनन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। जनन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रिप्रोडक्शन के बारे में हमको पढ़ना है। जनन होता क्या है, तो जनन को समझते हैं और इजीली तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो जनन का डिफिनेशन जो है हम वो कुछ इस तरह से लिखे हैं। जो जनन रहा इसका डिफिनेशन हम कुछ इस तरह से लिखे हैं कि किसी भी जीव द्वारा अपने समान जीव उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है जनन कहलाती है। हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपनी संख्या में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, जनन कहलाते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं, नो डाउट, ऐसे भी आप लिखो, सही है। लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक से भी आसान भाषा में समझाने की हम कोशिश करते हैं और करेंगे। बस आप कितना ढंग से, अच्छी ढंग से समझते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और आप ध्यान से पढ़िएगा और इसका आप लिखते जाइए, कॉपी में लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। किसी भी जीव द्वारा अपने समान जीव उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं जनन, ठीक है। जनन दो प्रकार की होती है। एक होता है अलैंगिक जनन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अलैंगिक जनन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इंग्लिश ये दोनों नाम था। अब हम पढ़ेंगे कि अलैंगिक जनन होता क्या है। तो अलैंगिक जनन का डिफिनेशन हम बहुत ही आसान और शॉर्टकट और सही ढंग से डिफिनेशन आपके सामने रखे हैं, जो आप देख करके यूँ याद कर सकते हैं। क्या है डिफिनेशन? तो अलैंगिक जनन में लिंगों का भेद नहीं होता है, इसमें सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है। इस जनन से उत्पन्न संतान अपने जनक के समान होते हैं, जिन्हें कोलन कहते हैं, ठीक है। कोलन कहते हैं, जिससे कहने का मतलब है कि आप पढ़े होंगे टेंथ क्लास में अलैंगिक जनन, कि इसमें जनन का सिर्फ एक व्यक्ति, एक बेष्टि भाग लेता है। इस जनन की प्रक्रिया में सिर्फ एक बेष्टि भाग लेता है और वह अपने जैसा ही संतान का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं अलैंगिक जनन। जैसे नीचे आपको समझाया गया है कि जो जो जनक है वह एक जनक है और एक जनक के द्वारा अनेकों संतान की उत्पत्ति हो रही है, जो एक से दो या दो से अधिक भागों में बढ़ रहा है, इसको हम लोग बोल रहे हैं संतान। चूँकि जनक एक है लेकिन इससे बन कितने रहे, दो संतानें उत्पन्न हो रही है। तो ऐसे जनन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन बोलते हैं। इसके बाद आपके आता है लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन का डिफिनेशन आपको कुछ इस तरह से मिलेगा कि इस जनन में दो विपरीत जनकों, नर और मादा की आवश्यकता होती है।
इस जनन से उत्पन्न शिशु अपने जनक के समान नहीं होते हैं। जैसे अलैंगिक जनन में था कि जिससे जनक के समान होते थे जीव। अगर आम का पेड़ है तो आम से जो गुठली गिरेगा उससे जो पेड़ होगा उस पर जो फल है वो सब आम ही होंगे, नो डाउट एक जैसा ही संतान होंगे। लेकिन इसमें लैंगिक जनन में ये अपने जनक के समान नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे आपको नीचे समझाया गया है कि नर और मादा, जैसे अलैंगिक जनन में आप अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन का डिफिनेशन अलग अलग विभिन्न तरीक़ों से दे सकते हैं। जैसे लैंगिक जनन का डिफिनेशन में ये भी दे सकते हैं कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा भाग लेती है लैंगिक जनन कहलाती है। ठीक है, अलैंगिक जनन की ये भी परिभाषा दे सकते हैं कि जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जनकों की एक व्यष्टि भाग लेता है और लैंगिक जनन कहलाता है। इस तरह से हम दे सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है और दोनों इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। नर का जो युग्मक होते हैं उसे नर युग्मक कहते हैं और मादा का जो युग्मक होता है उसे मादा युग्मक कहते हैं। नर युग्मक कौन होते हैं? तो नर युग्मक जो होते हैं वो शुक्राणु होते हैं। ठीक है, और मादा युग्मक जो होते हैं वो कौन होते हैं? अंडाणु होते हैं, जिससे हम लोग युग्मनज शिशु कहते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नर युग्मक होता है तो याद रखिएगा नर युग्मक शुक्राणु होता है, मादा युग्मक होता है तो मादा युग्मक अंडाणु होता है, और शुक्राणु और अंडाणु को ही क्या बोलते हैं? युग्मनज शिशु बोलते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। आगे आता है अलैंगिक जनन की विधियाँ। अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधि है, कितनी विधियाँ हैं, किस तरह से हमको इसके बारे में पढ़ना है। तो देखो अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियाँ हैं, जिसमें आपका एक नंबर आता है द्विविभाजन, बाइनरी फिजन। ठीक है, द्विविभाजन। तो द्विविभाजन होता क्या है? तो सिंपल बात है, ये कहने से ही लग रहा है कि जो द्विविभाजन का मतलब है, जो द्विविभाजन कहने से ही लग रहा है कि इसमें जीव दो भागों में क्या कर जाएंगे? बट जाएंगे। ठीक है, तो बट जाएंगे तो उसका डेफिनेशन देखते हैं किस तरह से होगा। तो लिखे हैं कि जब एक जनक बीच में सिकुड़ कर दो भागों में बढ़ जाता है अर्थात दो संतान उत्पन्न करता है तो इसी को द्विविभाजन कहते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा, यूग्लिना, परामीशियम, प्रोटोजोआ इस तरह के जीव आते हैं। अमीबा जो होता है वो बहुकोशिकीय जीव में भी बहुविभाजन में भी भाग लेता है, लेकिन ये ज़्यादातर दो पार्टों में बढ़ते हैं, तो इसलिए हम इसको द्विविभाजन के श्रेणी में रखे हैं। एग्जाम्पल भी लिख दिए, सिंपल सा वर्ड है द्विविभाजन, मतलब वैसा जन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, द्विविभाजन कहलाएगा। शॉर्टकट भाषा समझो, ज़्यादा लंबा कहाँ जाएंगे। अमीबा में द्विविभाजन का जो फिगर था वो आपको समझा दिया गया है कि अमीबा एक था, एक से उसका भाग दो भागों में बटा, दो से अलग अलग होने की जैसे ही अलग अलग होते गया धीरे धीरे कितने भागों में बट गया। देखिए पहले एक था, एक सब यहाँ बटने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गया, धीरे 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 यहाँ से कट जाएगा और एक से कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा। चूँकि दो हो गया तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि द्विविभाजन हुआ है। दो भागों में बटा है तो द्विविभाजन हुआ है क्या। और आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे है बीजाणु जनन। हाँ, एक और बात, आपको अगर मज़ा आ रहा हो पढ़ने में तो विशाल सक्सेस पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दे, ज़रूर कर दे। ठीक है, बीजाणु जनन। बीजाणु जनन होता क्या है? तो बीजाणु जनन क्या है इसको हम समझेंगे। इसमें जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं, जो इसमें जीव होते हैं जो जनक भाग लेते हैं वे बीजाणु उत्पन्न करते हैं और वह बीजाणु अंकुरित होकर नया जीव उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए पेनिसिलियम। ठीक है, पेनिसिलियम की कोनिडिया। तो इस तरह से हम समझेंगे, जैसे आपको पेनिसिलियम का जो फिगर है वो दिया गया है और इस फिगर में ऊपर की तरफ जो भी पार्ट ये आपको दिख रहा है, ये सब जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्डिनिया। ठीक है, और ये विभिन्न भागों में क्या करते हैं? बंटते हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? बीजाणु जनन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुकुलन। जनक के शरीर से मुकुल बनता है और मुकुल जनक के शरीर से अलग होकर नया संतान बनाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग मुकुलन कहते हैं। मुकुलन के बारे में आप लोग अमीबा में बहुत अच्छी तरह से पढ़े होंगे कि मुकुलन होता क्या है। उदाहरण के लिए आपको लिखा गया है ईस्ट, हाइड्रा इत्यादि में जो मुकुलन होता है वो अलग हो जाते हैं। जैसे आपको ये भाग दिख रहा है तो इसमें आपको दो तरह से दिखना है। एक जो ये जो दिख रहा है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रा में मुकुलन। ये जो प्रक्रिया, ये पूरा प्रक्रिया जो हो रहा है इसको बोलेंगे हम लोग हाइड्रा में मुकुलन। ठीक है, इसके बीच जो ये जो निकला है एक और भाग, जिसे ऊपर का ये जो भाग है सेम वैसा ही नहीं यहाँ वाला भाग है, तो ये जो भाग निकला है इसको हम लोग बोलते हैं कलिका या मुकुल बोलते हैं। और सबसे ऊपर का जो मिड पॉइंट होता है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं मुख। ठीक है, तो फिर से समझ लीजिए कि जो आपका
पूरा प्रजनन की जो प्रक्रिया हो रही है उसको बोल रहे हैं हम लोग हाइड्रा में मुकुलन, मतलब मुकुलन की प्रक्रिया पूरा बोल दिए। और यहाँ पे जो ये जो भाग निकल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कलिका। ये धीरे धीरे बड़ा होते जाएंगे और ये अपने जनक के शरीर से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से इसमें जनन होती है। अगला है खंडीय भवन। खंडीय भवन कहने का मतलब है कि खंडीय भवन का अर्थ है खंड में टूटना, प्रत्येक खंड का नया जीव उत्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रिया को खंडी भवन कहते हैं। उदाहरण के लिए स्पाइरोगाइरा, ठीक है, यूलोथ्रिक्स, इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं। इत्यादि जीव हैं इसमें जो भाग लेते हैं। तो इनको अगर हम देखना चाहें तो आप देखेंगे कि इनका संरचना कुछ इस तरह से है। ये सबसे पहले एक पार्ट में है, इनका जो भाग में ये जो बटे हुए हैं ये सब के सब एक ही भाग में है तीनों। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि ये तीन भाग में बढ़ जाते हैं, एक भाग इधर हो गया, एक भाग इधर, इसका एक भाग। तो ये तीन भागों में क्या कर जा रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं। देखिए इसका एक भाग यहाँ पे है, इसका एक भाग यहाँ पे है, इसका एक भाग यहाँ पे है, तीन भागों में बटा। फिर ये जो है ये सब फिर तीन भाग में, मतलब इनका विकास करने का जो प्रक्रिया है वो फिर पहले जैसा हो जाएगा। और फिर पहले जैसा होने के बाद फिर ये तीन भाग में बढ़ जाएंगे, फिर ये तीन भाग में बढ़ जाएंगे, फिर ये तीन भाग में बढ़ जाएंगे। इस तरह से ये तीन तीन भाग में क्या कर जाएंगे, बट जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन होता क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें ये जो लिखा गया है में, ये थोड़ा इसको हटा देते हैं, क्या हो गया, वह प्रक्रिया जिसमें जीवों के कटे हुए भाग नए जीव उत्पन्न करते हैं उसे पुनरुद्ध भवन कहते हैं। उदाहरण के लिए प्लेनेरिया, अमीबा, हाइड्रा, स्पंज इत्यादि, इस तरह से हम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे कि प्लेनेरिया के बारे में आपको 10th क्लास में भी पढ़ना है। आप देखिएगा वहाँ पर भी होगा कि इसका जो भाग है वो तीन भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, ये जो प्लेनेरिया जीव है ये कितने भागों में बढ़ जाता है, ये तीन भागों में बढ़ जाता है। आपको एक दिख रहा है, इस तुरंत सर से अलग हो जाएगा, बीच का भाग अलग हो जाएगा, नीचे का भाग अलग हो जाएगा। फिर ये विकास करेंगे, मतलब ऊपर का जो कटा हुआ भाग है, अगर ऊपर का भाग है तो नीचे की तरफ विकास करेंगे, अगर बीच का भाग है तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ विकास करेंगे, और नीचे का भाग है तो ऊपर की तरफ केवल विकास करेंगे। और फिर एक पहले जैसा थे वैसा हो जाएंगे। और फिर अब ये कितने भागों में बढ़ जाएंगे, तीन भागों में, फिर ये कितने भागों में, तीन भागों में, फिर ये कितने भागों में, तीन भागों में। इस तरह से ये बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और अपने जो शरीर है जिससे ये कटे थे सेम वैसा बन जाएंगे, मतलब अपने आप को नष्ट करने के बावजूद भी ये फिर से जिस भाग को ये खो दिया है उस भाग को रिटर्न जमा ले रहा है, मतलब रिटर्न उसको उगा ले रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन का मतलब ही होता है कि दोबारा उत्पन्न होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पौधों में अलैंगिक जनन कैसे होता है। तो पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन कहते हैं। जो पौधा में अलैंगिक जनन होता है उसको हम लोग कायिक जनन कहते हैं। तो कायिक जनन कहते हैं, तो कायिक जनन होता क्या है, अब ये पॉइंट रहा ना कि कायिक जनन होता क्या है। तो कायिक जनन की अगर हम बात करें तो आपको दिखेगा कि जो लिखे हैं यहाँ पे मातृ पौधे के कायिक अंग, जैसे में कायिक अंग कौन कौन, तो जड़, तना, पत्ती द्वारा नए पौधे के निर्माण होना कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। आपको डिफिनेशन में बहुत ही आसान और अच्छा लगेगा जब आप इसको गौर से समझेंगे। तो हम लिखे इसको कि मातृ पौधे के कायिक अंग कौन कौन होते हैं भाई, तो कायिक अंग का मतलब हुआ जड़, तना, पत्ती द्वारा नए पौधे के निर्माण होना कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। आपको कायिक जनन कहे या कायिक प्रवर्धन कहे दोनों का बात सेम होता है, दोनों का मतलब एक जैसा। प्रवर्धन मतलब भी जनन होता है और जनन मतलब भी प्रवर्धन होता है। आगे बढ़ते हैं हम, तने से नए पौधे का निर्माण। तो जो देखिए आपको एक पौधा दिख रहा है, ठीक है, और पौधा तना है। अब उस तना तक आप छोटा सा एग्जाम्पल समझो, आप एक पेड़ लगाए हो छोटा सा, उस पेड़ में तना है और उस तना तक हम क्या कर दें कि मिट्टी को भर दें। मतलब यहाँ ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है और यहाँ से एक तना है और साफ से हम फिगर बनाते हैं। कहने का मतलब है कि आपको एक पेड़ दे दिया जाए, मान लीजिए कि ये पेड़ है, ठीक है, और यहाँ पर इसका एक तना है जिसमें पत्तियाँ भी होगी, इस तरह से है, और इसका एक भाग ऐसे है। अगर मान लो हम यहाँ तक क्या भर दे, मिट्टी भर दे, तो जो इसका तना है ये वाला, ये तना ये जड़ में क्या कर जाएगा, बदल जाएगा, यहाँ से इसका जड़ निकल जाएगा। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि जो जनन की प्रक्रिया है, कायिक जनन का मतलब होता है कि मातृ पौधे के कायिक अंग द्वारा नए पौधे का निर्माण। तो नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ये अक्सर आप लोग गाँव में देखे होंगे कि आप उस जड़ तक ले भर देते हैं तो फिर एक नया पौधा बन जाता है। आगे देखते हैं कायिक जनन की विधियाँ। तो कायिक जनन की मुख्य दो प्रकार की विधि होती है, मतलब कायिक जनन मुख्य दो प्रकार की होती है। और कौन कौन सी होती है
आपको 1 नंबर लिखा गया है प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक के द्वारा कायिक जनन क्या होता है और कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है। तो देखते हैं इसको क्या होता है। तो देखिए आपको लिखा गया है प्राकृतिक कायिक जनन में पौधे के अंग स्वतः ही अलग होते हैं और नया पौधा बन जाते हैं। मतलब प्राकृतिक का मतलब है कि खुद स्वयं, न किसी के दबाव में न किसी के हटाने से, खुद हट जाए अपने मन से। तो ऐसे जनन को हम लोग कायिक जनन कहते हैं। तो प्राकृतिक कायिक जनन में जो पौधे होते हैं, पौधे के अंग जो होते हैं वे स्वतः अलग हो जाते हैं और नया पौधा उत्पन्न कर देते हैं। तो ऐसे कायिक जनन को हम लोग प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। अगला है कृत्रिम कृत्रिम कायिक जनन। तो कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है, तो उससे हम उल्टा हो जाएगा उसका कि यह जनन पौधे में स्वतः नहीं करते हैं, अर्थात पौधे स्वतः नहीं करते यह जनन। तो इसका मतलब है कि इसको मनुष्य के द्वारा कराया जाएगा। ठीक है, तो मनुष्य के कृत्रिम प्रयोगों द्वारा कायिक जनन होता है जिसे कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। उदाहरण के लिए गुलाब के कलम, गुलाब का कलम जो बनाया जाता है, उसे जो नया पौधा बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कलम को काट करके उसके गोबर क्या करते हैं, उसको गोबर जो गाय का मल मूत्र होता है उसको क्या करते हैं, उसके ऊपर रख देते हैं, डंठल को गाड़ देते हैं। इस तरह से आप लोग गाँव में किए होंगे, गाँव में देखे होंगे कि जो नॉर्मल लोग गुलाब लगाते हैं, क्या गुलाब का जड़ ला कर नहीं लगाते हैं, गुलाब को डंठल को काट के लाते हैं, उसको गाड़ देते हैं, उसके ऊपर में गोबर जो होता है गाय भैंसी का मल उसको क्या करते हैं, उसको रख देते हैं। और वो देखते हैं कि फिर कुछ दिन बाद कि उससे जड़ निकल गया है, और जड़ निकलने के बाद क्या हो गया है, वो नया पौधा बन गया है, फिर उसमें फूल पहले जैसा धर रहा है। इस तरह से होता है। आगे हम देखेंगे प्राकृतिक कायिक जनन की विधियाँ। तो प्राकृतिक कायिक जनन की विधियाँ क्या होती है। तो देखिए आपको इसमें दिखाया गया होगा कि प्राकृतिक कायिक जनन की विधियाँ में पहला नंबर आपको लिखा गया है तनों के द्वारा। ठीक है, तनों के द्वारा। और तनों के द्वारा में 1 नंबर है भूमिगत तना। मतलब भूमिगत तना कौन कौन से, तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने भूमिगत तने के द्वारा नए पौधे का निर्माण करते हैं। मतलब कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो अपने भूमिगत तने के द्वारा नए पौधे का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। आपको एग्जाम्पल में लिखा गया होगा कंद। कंद मतलब आलू का जो कंद होता है वह नीचे की तरफ ही विकसित करता है। आप देखे होंगे कि जो आलू होता है वो नीचे ही धरती में ही विकसित होता है, न कि उसके ऊपर। ठीक है, अदरक ये सब कहाँ होते हैं, नीचे होते हैं। अदरक, अरबी, ठीक है, प्याज, लहसुन ये सब कहाँ होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं, नीचे की तरफ विकसित करते हैं। इसलिए हम इसको भूमिगत तना या भूमिगत तना कहते हैं। भूमिगत तना के द्वारा विकास करते हैं, तो ऐसे पौधे को हम लोग क्या कहते हैं, भूमिगत तना कहते हैं। 2 नंबर में आपको दिखेगा अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना का मतलब क्या होगा, इसमें पौधे का तना बढ़कर भूमि या जल में स्पर्श होकर नया पौधा उत्पन्न कर लेता है। उदाहरण के लिए, उदाहरण क्या है, ऊपरी भूस्तरी। मतलब दुभी घास जो होता है उसको आप क्या करो कि देखते हो दुभी को काट के हटा दीजिए, जब तक ले उसका जड़ नीचे रहेगा वो पुनः क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। स्ट्रॉबेरी होता है उसको क्या करिए, काट दीजिए, लेकिन उसका अगर जड़ थोड़ा सा भी जड़ नीचे रह गया है तो वह पुनः अपने शरीर को क्या कर लेता है, विकसित कर लेता है। जलकुंभी, ये सब जलकुंभी आप देखे होंगे, कचरा जो होता है, जो गबरा गुबरी उसमें होता है। नीचे आपको एग्जाम्पल समझाया गया है। आप देखिए भूमिगत दुभी घास का क्या होता है कि आप जो भूमिगत भूमि है तो उसमें आप घास को हटा देंगे तो पुनः अगर जड़ भी रह जाता है थोड़ा सा भी, तो वो जड़ क्या करता है, विकसित करने लगता है और पुनः पहले जैसा घास के रूप में बदल जाते हैं। फिर है स्ट्रॉबेरी क्या होता है, आप उसके तना को छोड़ देंगे तो तना धीरे धीरे कहाँ चलाता है, ज़मीन से संपर्क करने लगता है। ज़मीन से जब संपर्क करने लगता है तो पुनः नया क्या कर देंगे, वृक्ष का निर्माण कर देंगे। सेम वैसे ही होता है जलकुंभी ऊपर से काट दो, इसका जड़ विकसित जैसे करेगा, फिर जड़ पर से ही जड़ निकलने लगेगा। मतलब मान लो ये जड़ है तो इसी पर से पेड़ पौधा क्या करने लगता है, निकलने लगता है इस तरह से। तो आप इसको नष्ट करोगे तो ये रह गया ना, फिर इसको नष्ट करोगे तो इधर का जड़ तो और बढ़ेगा। तो आपको पूरा का पूरा हटाना पड़ेगा तब जा करके कुछ होगा। अगला है जड़ों के द्वारा कायिक जनन। तो जड़ों के द्वारा कायिक जनन क्या होता है, तो जड़ों के द्वारा कायिक जनन देखिए कुछ पौधों की जड़ों में एक ऐसी योग्यता होती है कि वे पौधों से अलग होकर मृदा में मिलकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं। जैसे आपको सतावर, दहलिया, शकरकंद ये सब जो पौधे होते हैं ना, ये मृदा से मिलकर मतलब मिट्टी से मिलकर के नया पौधा का निर्माण करते हैं। आप ऊपर से काट के हटा दो, पूरा हटा दो, लेकिन फिर भी अगर इनका जड़ मिट्टी के संपर्क में है तो ये नया पौधा का निर्माण कर सकते हैं आसानी से। पत्ती के द्वारा कायिक जनन, तो पत्ती के द्वारा भी होता है। आपको ब्रायोफिलम अजूबा एक ऐसा पौधा है जिसका पत्तियां में सूक्ष्म कलिका पाई जाती है और कसकच्छ नलिका मृदा में मिलकर नया पौधा का निर्माण करती है। ठीक है, तो जो ब्रायोफिलम है आप देखे होंगे गाँव में अक्सर ही मिल जाता है कि उसकी पत्तियों को
उसकी पत्तियों को आप क्या करो कि तोड़ कर रख दो, उस पर मिट्टी थोड़ा डाल दो, और कुछ देर बाद आप देखोगे कि उससे अनेक प्रकार की, जो अनेक प्रकार की नहीं, जिसका पौधा है वही उसी का पौधा, उसी पत्तिया के पौधा से उसी पौधा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। मतलब बोल दिए थोड़ा ज़्यादा। तो जिसे कहने का मतलब है कि आप कोई जो पौधा लिए हो, बायोफिल्म का जो पौधा लिए हो, पत्तियाँ, उस पत्तियाँ को रख देंगे तो क्या उससे दूसरा पौधा थोड़ी ना निकलेगा, बायोफिल्म का ही पत्तियाँ निकलेगा, पौधा निकलेगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। आगे है कृत्रिम कायिक जनन की विधियाँ। तो कृत्रिम कायिक जनन की विधियाँ ये हम कल पढ़ेंगे, और आपके लिए ये सभी कल होंगे। अगर आपको हमसे संपर्क करना हो पीडीएफ के लिए, तो आपको नंबर देते हैं, जो इस तरह से आप लिख सकते हैं 620 44 11 329। ये मेरा नंबर है। आप इस पर संपर्क करके व्हाट्सएप से जुड़ करके आपको पीडीएफ मिल सकता है। आप संपर्क करना चाहें तो कर सकते हैं, और हमारे चैनल विशाल सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।